गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों से इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, यह आज का जो सेशन होगा आपका, इसमें हम लोग सिर्फ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 पर बातचीत करेंगे, क्योंकि एक लंबा सेक्शन है राइट टू फ्रीडम। तो हम लोग राइट टू फ्रीडम का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग बात करें कि आज की जो क्लास होगी हमारी, इस क्लास में हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट होगा यह होगा व्हाट आर प्रोविजंस रिगार्डिंग टू राइट टू फ्रीडम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। एंड नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। यही आपका मेन चैप्टर है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करें वो स्वतंत्रता का अधिकार या व्हाट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है? देखिए, एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज etymological meaning of freedom। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जो फ्रीडम शब्द है अंग्रेजी भाषा का फ्रीडम, यह 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी का के इंग्लिश का ही टर्म है। यह फ्री प्लस डॉम से बना हुआ है। फ्री का अर्थ है फ्री का अर्थ है फ्री का अर्थ है एग्जाम्पशन और डोम का अर्थ है आर्बिट्रेरी कंट्रोल। फ्री हो गया एग्जाम्पशन और डोम का अर्थ हुआ आर्बिट्रेरी कंट्रोल। तो यदि हम लोग हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी भी चीज से मुक्त होना, मुक्ति। और आर्बिट्रेरी कंट्रोल का अर्थ हो गया स्वेच्छाचारी
नियंत्रण, स्वेच्छाचारी नियंत्रण से मुक्ति। यदि हम लोग इसका गेस्ट लें, इसका भावार्थ लें, तो इसका भावार्थ यह हो गया कि फ्रीडम क्या है? यह स्वेच्छाचारी नियंत्रण से मुक्ति है। आप लोग को जैसे कि जानकारी है कि मध्यकाल में यूरोप में फ्यूडलिज्म या सामंतवाद था और वहाँ पे सर्वडम की प्रथा थी, वहाँ पे दास हुआ करते थे। तो ये दासों को मुक्त करने के संदर्भ में सबसे पहले हम लोगों ने इस शब्द का प्रयोग, जो फ्रीडम है अंग्रेजी का, इसका प्रयोग किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो टर्म फ्रीडम है, द टर्म फ्रीडम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ओल्ड इंग्लिश टर्म फ्री प्लस डॉम। Free means exemption and dom means arbitrary control. It means freedom is exemption from arbitrary control. स्वतंत्रता क्या है? तो स्वेच्छाचारी नियंत्रण से मुक्ति है। आइए हम लोग अब फ्रीडम या स्वतंत्रता की एक परिभाषा बनाते हैं कि स्वतंत्रता वस्तुतः हम लोग कहते किसको हैं। स्वतंत्रता वस्तुतः हम लोग कहते किसको हैं? According to its etymological meaning, according to its linguistic meaning, freedom can be defined as it is a right given to a person to act or think according to his wish or will। स्वतंत्रता क्या है? तो यह किसी व्यक्ति को दिया गया एक अधिकार है। किसी व्यक्ति को दिया गया एक अधिकार है। कैसा अधिकार? जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कर सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, अपने इच्छा के अनुरूप यदि वह कार्य कर सकता है, तो हम लोग इस प्रकार के अधिकार को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, या उसको हम लोग स्वतंत्रता कहते हैं। अब सवाल यह है कि व्यक्ति को इस प्रकार के अधिकारों की क्या जरूरत है? वाई द राइट ऑफ फ्रीडम इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट हैज बीन placed in the almost all the constitutions of the world। स्वतंत्रता के अधिकार को विश्व के लगभग सभी संविधानों में जगह दी गई है, यदि कुछ मार्क्सवादी संविधानों को छोड़ दिया जाए तो। आखिर इस अधिकार का इतना अधिक महत्व क्यों है? आइए हम लोग थोड़ी सी इस पर बातचीत कर लेते हैं। देखिए, 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उस क्रांति का मुख्य नारा ही था इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रांसीसी लोगों ने कहा अपने राजा से कि हमें चाहिए समानता का अधिकार, हमें चाहिए स्वतंत्रता का अधिकार, और हमें चाहिए भाईचारे का अधिकार। When the first constitution of the world was written in 1788, जब 1788 में दुनिया का पहला संविधान, जो अमेरिका का संविधान है, वो बनकर तैयार हुआ, तो उसमें जब पहला संशोधन किया गया 1791 में, तो 1791 में अमेरिका के संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था, उस संशोधन में भी अमेरिका के नागरिकों को
राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए। इसी प्रकार से फ्रांस ने जब 1958 में 1958 में अपना 5वां संविधान तैयार कराया तो उसमें भी उसने फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार को सबसे प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR के आर्टिकल 19 में अनुच्छेद 19 में राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, दुनिया का शायद ही ऐसा कोई संविधान हो जहां पर इसको जगह न दी गई हो। और उसका देखो कारण यह है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई अधिकार देना चाहते हो, यदि आपका कोई नागरिक है और उसे यदि एक स्वतंत्र मुल्क में रहने का अधिकार मिला हुआ है तो स्वतंत्रता के अधिकार के बिना उसे वो लोकतंत्र अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है। और यही कारण है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं है। दुनिया के महान लेखक मिल्टन ने अपनी किताब पैराडाइज लॉस्ट में लिखा, इट इज बेटर टू रेन इन द हेल टू बी सर्व इन द हेवन। यह अच्छा है कि व्यक्ति नर्क में रहे लेकिन राजा बनकर रहे, स्वर्ग में रहकर दास बनना सही नहीं है। या आप ऐसे कह सकते हो कि स्वर्ग में दास बनकर रहने से अच्छा है कि व्यक्ति नर्क में ही रहे लेकिन राजा बनकर रहे। मैं आपको इसके बारे में 2 पंक्तियां बताना चाहता हूं। मेरी खुद की पंक्ति है, दिल का दर्द न पूछो, दिल का दर्द न पूछो, गुलामी में जकड़े इंसान का, दिल का दर्द न पूछो, गुलामी में जकड़े इंसान का, पिंजरे में कैद परिंदे को पता है अहमियत खुले आसमान का। पशु पक्षी भी, जानवर भी परतंत्र होकर अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। इफ वी वांट टू हैव full development of our life and personality, then freedom is essential। यदि हम अपने जीवन में सपनों के पंख लगाकर उड़ना चाहते हैं तो बगैर स्वतंत्रता के अधिकार के बिना यह संभव नहीं है। Once again I would like to repeat, सबसे पहला सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ से शुरू किया आपसे कि स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ पहले क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है स्वेच्छाचारी नियंत्रण से मुक्ति। और यह 14वीं शताब्दी में एक ओल्ड इंग्लिश टर्म से लिया गया एक टर्म है। इसका अर्थ है स्वेच्छाचारी नियंत्रण से मुक्ति। फिर इसकी परिभाषा हम लोगों ने देखी। इसकी क्या परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा है कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुरूप कार्य करने का अधिकार हो तो इस अधिकार को हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट में बात किया कि स्वतंत्रता का अधिकार इतना जो महत्वपूर्ण है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने बात किस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, आइदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया और फ्रांस, all the countries must have freedom in their constitution। यदि हम लोकतांत्रिक देशों की बात करें, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो या फिर भारत हो, सभी देशों ने स्वतंत्रता के अधिकार को बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान अपने संविधान में प्रदान किया है। फिर हमने आपको बताया
कि 1948 में 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की जो सार्वभौम उद्घोषणा पत्र जारी किया गया, उसके भी अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार को सबसे अधिक तरजीह दी गई। अब अगला यहाँ पर सवाल आता है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके बारे में भारत के संविधान में क्या प्रावधान है? व्हाट इज प्रोविजंस रिगार्डिंग टू इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में इसके बारे में क्या कुछ प्रावधान किया गया है? तो आओ मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि भारत के संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान में राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार, इट इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार इसके मूल अधिकार का एक भाग है। पूछा जा सकता है परीक्षा में कि स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? यह मूल अधिकार से संबंधित है, यह भारत के संघ की सरकार से संबंधित है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, या फिर यह किसी अन्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा कि राइट टू फ्रीडम रिलेट्स टू द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स से। अब देखो, मैं इस पर आने के पहले भारत के संविधान के संदर्भ में थोड़ा सा आपको मैं 1 मिनट में ब्रीफिंग कर देता हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखो, राइट का अर्थ क्या होता है? राइट का अर्थ यह है कि एनी अपॉर्चुनिटी गिवन टू ए पर्सन विच इज एसेंशियल टू एक्सेल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्तियों को कुछ अवसरों की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो अवसर प्रदान किया जाता है, उसको हम लोग अधिकार कहते हैं। अब यहाँ पर अधिकार के साथ शब्द जोड़ कर आ गया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मतलब इसमें कुछ विशिष्ट बातें हैं। तो यह जो आपका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, यह मूल अधिकार है, तो यह इसमें विशिष्टता क्या किस बात की है? तो फंडामेंटल राइट्स में पहली बात हो गई कि यह जीवन के सर्वांगीण विकास के जरूरी है, और दूसरी बात है कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये भारत के संविधान के द्वारा इसकी स्वयं में प्रत्याभूति दी जाती है। और नंबर 3, इफ दिस राइट्स आर वायलेटेड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। यदि आपके इस अधिकार का हनन होगा तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकार के हनन होने पर आपको सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार, यह क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, यह मूल अधिकार है। और मूल अधिकार कहां पर है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में विस्तृत है। अब ये जो भारत का संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार की बात की गई है, और इसी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई है, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि कुछ विषयों के बारे में अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 है राइट अगेंस्ट कन्विक्शन अर्थात अपराध सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 21 कहता है कि नो बडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
और बाद में हम लोगों ने इसी सेक्शन में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 को जोड़ दिया, जिसमें लिख दिया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उन्हें राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और अनुच्छेद 22 है राइट अगेंस्ट अरेस्ट अर्थात गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि मूल अधिकार मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक अधिकार हैं। इन अधिकारों की प्रत्याभूति स्वयं भारत का संविधान देता है और यदि इन अधिकारों का हनन होगा तो इसके लिए आपको सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। वर्तमान संविधान में इसकी संख्या 6 है। इसी 6 अधिकार में से एक अधिकार है राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। यह स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में विस्तृत है और हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के, आज की क्लास में पढ़ने वाले हम लोग मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में, जिसका संबंध है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। अर्थात हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, यह देखो आपसे क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपसे कह रहा है नंबर 1, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो यहां पर आपको यह बात याद रखनी पड़ेगी कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अवेलेबल फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया। भारत में जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, यह भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह सिर्फ भारत के नागरिकों को है, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर परीक्षा का एक सवाल बन जाएगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किसको प्राप्त है? ए, नागरिकों को, बी, व्यक्तियों को, सी, नागरिक या व्यक्ति इनमें से किसी को भी, और डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। नंबर 2, मैं इस पर बात करने के पहले थोड़ी सी एक बार और आपसे बात कर लूं कि देखिए अनुच्छेद 19 पहला तो हो गया कि यह भारत के नागरिकों को प्राप्त है। पहला हो गया कि यह इट इज ओनली अवेलेबल, it is only available to Indian citizens। यह सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इसको प्राप्त है, यह सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। दूसरी बात कि यह एक लिबर्टी है या एक फ्रीडम है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में इसके लिए शब्द इस्तेमाल है फ्रीडम नॉट लिबर्टी। अब आप पूछोगे सर जी दोनों का अर्थ तो एक ही है, लिबर्टी भी है स्वतंत्रता और फ्रीडम भी है स्वतंत्रता, इन दोनों में क्या अंतर है? लिबर्टी का अर्थ यह है देयर इज नो एनी कंट्रोल ऑन योर एक्टिविटीज। जब आपकी गतिविधियों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, आपके अधिकार एब्सोल्यूट होते हैं, अत्यांतिक होते हैं, उस पर किसी प्रकार के कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, तो ये वह अधिकार आपका लिबर्टी है। और यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रेम्बल या प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द प्रयोग किया गया। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। चूंकि प्रेम्बल एनफोर्सेबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसलिए इस प्रकार की आइडियलिस्टिक बातें करने में कोई समस्या नहीं थी हमारे संविधान विज्ञों को। तो उन्हें प्रेम्बल में जो शब्द इस्तेमाल किया वो लिबर्टी इस्तेमाल किया। बट वेरी इंटेलिजेंटली द टर्म फ्रीडम हैज बीन यूज्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता है उसके लिए हम लोगों ने फ्रीडम शब्द इस्तेमाल किया।
अर्थात यहाँ पर बताना मैं चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी संविधान, यहाँ तक कि देखो मैं बताना चाहूँगा आपको अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में जिस फ्रीडम की बात की गई है, वहाँ पर किसी प्रकार के प्रतिबंध की बात नहीं की गई। लेकिन वहाँ पर पुलिस राइट है कि यदि आप वहाँ की सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, जन सामान्य के स्वास्थ्य के विरुद्ध, कानून व्यवस्था के विरुद्ध कोई भी कार्य करोगे, तो पुलिस को अधिकार मिल जाता है कि वे आपकी स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा पहुंचा सकें, वे स्वतंत्रता के अधिकार में बाधक बन सकें, ऐसा उनके पास इम्प्लाइड अधिकार है भारत के संविधान में। हालांकि हम लोगों ने फ्रीडम शब्द इस्तेमाल कर दिया, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह एब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है, अर्थात इट हैज सम लिमिटेशंस, इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो यह अप्रतिबंधित, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के बारे में पूछा जाएगा किसको प्राप्त है, आप बताओगे नागरिकों को प्राप्त है। क्या यह एब्सोल्यूट है, क्या यह अत्यांतिक है? आपका उत्तर हो गया अत्यांतिक नहीं है। सम रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, इस पर कुछ न कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, हम लोग इस पर बात करेंगे। अब आइए अब देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19 में का टेक्स्ट क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत के सभी नागरिकों को क्या अधिकार होगा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। भारत के सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता होगी, तो बोलने की और अपने भाव को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। अभी हम लोग थोड़ी देर में इस पर डिटेल में बात करेंगे। दूसरा अनुच्छेद 19(1)(b) है, यह कह रहा है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सभा करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 19(1)(c) यह कह रहा है every citizen of India shall have the right to make any association और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, भारत के सभी नागरिकों को संघ, संगठन एवं सहकारी समितियां बनाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19(1)(d) all citizens shall have the right to move freely थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के सभी नागरिकों को भारत में कहीं भी निर्बाध तरीके से घूमने का अधिकार होगा। आगे 1E में टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। टू एक्वायर, पसेस एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति प्राप्त करने, रखने एवं निस्तारित करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखो यह जो है यह अब आपके भारत के संविधान के मूल अधिकार में अब ये नहीं रहा। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोग इसको संविधान में ही अन्यत्र मूव कर चुके हैं। अब यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में एक विधिक अधिकार है, अब एक लीगल राइट है। कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अभी भी आपकी संपत्ति नहीं छीन सकता, कोई व्यक्ति अभी भी आपको अपनी संपत्ति को रखने, बेचने, खरीदने का अधिकार है। लेकिन संपत्ति के मामलों में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद आता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा सीधे सीधे नहीं खटखटा सकते हो, क्योंकि अब यह सिर्फ ये लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। अभी भी कानूनन आपको अपनी संपत्ति रखने, प्राप्त करने, बेचने, निस्तारित करने का अधिकार है। लेकिन अगर इसमें कोई विवाद आएगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सीधा नहीं है,
पहले आप नीचे कोर्ट से शुरू करोगे और फिर आप अपील करते करते ऊपर के न्यायालय तक जा सकते हो। आई वुड लाइक टू रिपीट, बिफोर 1978 इट वॉज ए फंडामेंटल राइट। यह एक मूल अधिकार था। अनुच्छेद 31 के साथ में हम उसको पढ़ते थे, यह मूल अधिकार था। तो हम लोगों ने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31 को हम लोगों ने 31 को डिलीट कर दिया, उसको हम लोगों ने हटा दिया और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(f है, इसको हम लोगों ने मूव करा दिया 300 क में। यह एक विधिक अधिकार हो गया है, अब यह मूल अधिकार नहीं रहा। और लास्ट में आ गया टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एक्सेट्रा, किसी भी प्रकार की उपजीविका, व्यवसाय, व्यापार इत्यादि की स्वतंत्रता। सुनो, परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न कि यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मूल संविधान में प्रदान की गई थी, तो आपको इसका उत्तर बताना है कि 7 टाइप्स ऑफ राइट्स वेयर गिवन। 7 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए थे। अगला प्रश्न बनेगा कि वर्तमान संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपका उत्तर होगा कुल मिलाकर 6 प्रकार के अधिकार। तीसरा प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वह कौन सा अधिकार है जिसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया? उत्तर हो जाएगा संपत्ति रखने, उसे प्राप्त करने और उसे निस्तारित करने का अधिकार। यह हम लोगों ने अभी अन्यत्र शिफ्ट कर दिया, अब यह भारतीय संविधान के मूल अधिकार का भाग नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि देखो 6 प्रकार के आपके मूल अधिकार यहाँ पर अनुच्छेद 19 में, या अनुच्छेद 19 में ये 6 सेक्शन है, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E और 1G। अब तो है नहीं, तो 1G, ये 6 प्रकार के जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, इन अधिकारों पर हम लोग थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे विस्तार के साथ। देखो यहां पर 19(1)(a) में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक मतलब आप सब समझ ही रहो, बोलना, और अभिव्यक्ति का अर्थ यह है कि सो मैनी इमोशंस कम इन आवर माइंड एंड वी मस्ट हैव द राइट टू एक्सप्रेस देम। हमारे मन के अंदर बहुत सारे भाव उठते हैं, हमें इन भावों को अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। तो एक्सप्रेशन का अर्थ हो गया कि उठने वाले भाव को अभिव्यक्त करना। तो कुछ लोग अपने भाव को बोल के व्यक्त कर लेते हैं, कुछ लोग अपने भाव को व्यक्त करते हैं चुप होकर के, कुछ लोग अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं चित्र बनाकर, चित्रकार, कुछ लोग अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं मूर्ति बनाकर, मूर्तिकार, कुछ लोग अपने भाव को अभिव्यक्त करते हैं बिल्डिंग बनाकर, बिल्डिंग की डिजाइन बनाकर, वास्तुकार। तो यह जो कोई भी कलाकार है, वह जो अपने कला का एक्सप्रेशन करता है, अभिव्यक्ति करता है, ये सब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत समाहित है। और मैं बता दूं आपको कि रोने का अधिकार और हंसने का अधिकार भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति को अपने भावनाओं के व्यक्ति नहीं आता, वह व्यक्ति अपने भावों को या तो हंसकर या फिर रोकर, जिसको वो भी नहीं आता वो उसको रो करके व्यक्त करता है, और जिसको कुछ भी नहीं आता वह चुप रहकर करेगा। तो निश्चित रूप से देखिए, मैं बताना चाहूंगा अनुच्छेद 19(1) में क्या क्या शामिल हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो इसमें क्या क्या शामिल होने वाला है। तो सबसे पहला आ गया नंबर 1 कि राइट टू स्पीच, अर्थात भाषण देने का अधिकार। आपसे पूछा जाएगा कि जो राइट टू स्पीच है, स्पीच का अधिकार, तो यह कहां आएगा? तो यह आ जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में। दूसरा, राइट टू
गेट इंफॉर्मेशन, सूचना देने और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। 2005 में भारत की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। आपको बताना चाहूंगा कि सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार और अनुच्छेद 19(1) में जो वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, ये दोनों ही सूचना के देने का अधिकार इन दोनों से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद, मैं अगर फ्रैंकली स्पीकिंग करूं आपसे, तो पहला हो गया अनुच्छेद 19(1) में कि नंबर 1 कि भाषण देने का अधिकार, स्पीच या बोलने का अधिकार कहाँ गया? अनुच्छेद 19(1) में आ गया। सूचना का अधिकार कहाँ पर आ गया? अनुच्छेद 19(1)(a) में आएगा। और आगे सुनो, राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने का अधिकार। साथ ही साथ अमेरिका के संविधान में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें प्रेस का अधिकार भी शामिल है। बट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन nowhere it is stated clearly that press has been given the rights of such kind। भारत के संविधान में कहीं भी प्रेस की आजादी के संबंध में इस प्रकार के प्रावधान नहीं है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने इस पर बहुत बहस किया। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि अभिव्यक्ति एक बड़े ही आयाम को समेटे हुए अपने आप में, और प्रेस की जो आज़ादी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल है। तो इस प्रकार से फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। प्रेस को दी गई आज़ादी भी इसी के अंतर्गत है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2002 में भारत के एक उद्योगपति नवीन जिंदल ने अपने कार्यालय की छत पर भारत के तिरंगे झंडे को फहराया, और वह तिरंगा झंडा उनका रात दिन लहरा रहा था। किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत की, पुलिस वाले आए और उनके झंडे को कब्जे में कर लिया और उनके ऊपर मुकदमा चला दिया। यह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने नवीन जिंदल को सही माना। उन्होंने कहा कि वस्तुतः इन्होंने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत सही काम किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने देशभक्ति की अगर अभिव्यक्ति करना चाहता है और उस अभिव्यक्ति में अगर वह राष्ट्रीय झंडा फहराता है, तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, यह उसका मूल अधिकार है। और भारत की सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अपने झंडा संहिता में परिवर्तन करें। और आपको बताना मैं चाहूँगा कि 2002 में जो झंडा संहिता बना, उसमें अब यह लिख दिया गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के तिरंगे झंडे को ससम्मान कुछ नियमों में बद्ध होकर उसे 24 घंटे फहरा सकता है। तो यहां पर राइट टू होइस्टिंग नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय झंडे को फहराने का अधिकार क्या हो गया? तो मैं बताना चाहूँगा ये अधिकार आपका आ गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में। तो एक बार फिर से आप सुन लो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) का संबंध क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय हो गया, इसमें बहुत सारे अधिकार समाहित हैं। पहला क्या हो गया कि आपको भाषण देने का अधिकार, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि भाषण देने का अधिकार, राइट टू स्पीच, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 19
19(1)(a), ये हो जाएगा अनुच्छेद 19(1)(a। भाषण देने का अधिकार कहाँ पे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आएगा। दूसरा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19(1)(a। तो 19(1)(a) के अंतर्गत आ गया भाषण देने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने, सूचना देने का अधिकार। राइट टू रिमेन साइलेंट, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये कहना है कि हम अपने भाव को सिर्फ कहते हैं ना कि मौन सहमति, कि हम अपने भाव को मौन कह के व्यक्त करेंगे, और यह मौन रहने का अधिकार भी उनको दिया गया है। तो जो मौन रहने का अधिकार है वह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आ जाएगा आपका। तो राइट टू हो गया रिमेन साइलेंट, चुप रहने का अधिकार। इसी प्रकार से पूछा जाता है प्रेस को आज़ादी किसके माध्यम से मिली गई? मिली तो अनुच्छेद 19(1)(a) हो गया। साथ ही साथ तिरंगा झंडा, भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार व्यक्ति को 24 घंटे मिला हुआ है झंडा संहिता के नियमों के अधीन रहते हुए। तो यह भी हो गया, झंडा फहराने का अधिकार भी आपको अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ जितने भी कलाकार हैं, जितने भी प्रकार के, चाहे वह गायक हो, चाहे वो गीतकार हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे वास्तुकार हो, सभी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर क्वेश्चन आया कि वाक्य एवं व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इस पर प्रतिबंध है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और अगर होने चाहिए, अगर आपका आंसर अफर्मेटिव है, अगर आप कहते हो कि सर जी होना चाहिए, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि भाई ये अधिकार क्या होना चाहिए। आप जरूर जानना चाहोगे मुझसे ये अधिकार क्या होना चाहिए, ये प्रतिबंध क्या होना चाहिए। चलो मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात है कि जैसे आपको बोलने का अधिकार है, प्रतिबंध की जरूरत क्यों है? सुनो, आपको बोलने का अधिकार है। इस बोलने के अधिकार में आप किसी को गाली भी दे सकते हो, आप किसी के मान मर्यादा के खिलाफ भी बोल सकते हो, आप अशिष्टता का भी उदाहरण पेश प्रस्तुत कर सकते हो। जाहिर सी बात है कि आपको ऐसी भाषा, ऐसी वाक् की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, आपहु को शीतल करे और शीतल होए। निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और इसकी ज़रूरत मैं बताना चाहूँगा कि राइट टू जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी ज़रूरत भारत की संविधान के लागू होने के कुछ महीनों के बाद ही आ गई। एक मामला आया, मैं बताऊँ आपको, कि भारत के एक मार्क्सवादी विचारक हैं, जर्नलिस्ट थे, नाम था उनका रोमेश थापर। एक मार्क्सवादी पत्रकार, जर्नलिस्ट रोमेश थापर, ये नेहरू जी की नीतियों के खिलाफ थे। नेहरूवियन पॉलिसी, ये नेहरू जी की नीतियों के खिलाफ थे, उनकी नीतियों से सहमत नहीं थे, अतः उसको क्रिटिसाइज करते थे। मद्रास की सरकार ने उनकी पत्रिका थी क्रॉसरोड, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। वे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय चले गए। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास की सरकार के विपक्ष में फैसला दिया। रोमेश थापर को सही माना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) में उन्हें जो आज़ादी मिली है वह एक अनलिमिटेड आज़ादी है, और भारत की सरकार को बाध्य होकर के पहला संविधान संशोधन मई 1951 में करना पड़ गया, और उसके माध्यम से भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के माध्यम से कुल 8 प्रतिबंध लगाए गए। इसके माध्यम से
सबसे पहले जो यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए, कहा गया कि जो भी प्रतिबंधों की बात की जा रही है कि अगर राज्य का कोई कानून है या राज्य कोई ऐसा कानून बनाना चाह रही भविष्य में, तो इसे सबसे पहले तो जो कानून होना चाहिए वो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते होना चाहिए। अर्थात प्रतिबंध तो होगा, लेकिन प्रतिबंध होना चाहिए रीजनेबल। अर्थात यहाँ जो प्रतिबंध है यह होना चाहिए रीजनेबल। तो यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अर्थात उचित या युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात की गई कि प्रतिबंध कैसा होना चाहिए, तो प्रतिबंध होना चाहिए युक्ति युक्त, उचित प्रतिबंध होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आप यह उचित प्रतिबंध कब कब होना चाहिए। अगर भारत की सरकार या फिर प्रांतों की सरकारें यदि कोई नियम कानून बना रही है, तो यह जो उचित प्रतिबंध होगा, यह उचित प्रतिबंध किस किस स्थिति में हो सकता है। तो सबसे पहले मैं वन बता दूं। नंबर 1 इसमें कहा गया कि यह प्रतिबंध होगा सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी। संप्रभुता एवं अखंडता। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति बात करेगा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में भारत की सरकार से कहा गया कि भारत सरकार चाहेगी तो यह युक्ति प्रतिबंध लगा सकती है कि यदि कोई व्यक्ति संप्रभुता एवं अखंडता के विरुद्ध कार्य करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि इंडियन पिनल कोड IPC 1860 का के सेक्शन 124A में जिस सेडिशन की बात की गई है, जिस राजद्रोह के बारे में बात की गई है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, यह वास्तव में यहीं से आया कि कोई भी वर्तमान विधि हो या फिर आने वाली कोई विधि हो, यदि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के विरुद्ध कोई व्यक्ति बात करेगा तो वहां पर उसकी वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित की जाएगी और व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपकी परीक्षा के हिसाब से प्रश्न सुन लो। परीक्षा के हिसाब से आपका प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा लगाया गया। उत्तर हो जाएगा यह लगाया गया भारत संविधान के पहले संविधान संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा गया। दूसरा प्रश्न से बनेगा कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) पर प्रतिबंध की बात करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुनो, इसका उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2). 19(1)(a) का प्रतिबंध कहाँ लिखा है? 19(2) में लिखा हुआ है। प्रतिबंध कितने प्रकार के हैं तो मैं बताना चाहूंगा। प्रतिबंध यहाँ पर कुल 8 प्रकार के प्रतिबंधों की बात की गई है। प्रतिबंध कैसा होना चाहिए? प्रतिबंध युक्त होना चाहिए, सही प्रतिबंध होना चाहिए। किन किन क्षेत्रों में लग सकता है? तो सबसे पहला कि यदि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता का सवाल आएगा तो कोई भी वर्तमान विधि है, भले ही वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को मिली हुई है या आपको यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी, या फिर भारत की जो राज्य है वह राज्य इस प्रकार के नियम कानून बना सकता है, वह विधि मान्य होगा, वह विधि विरुद्ध नहीं माना जाएगा। तो पहला हो गया सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, देखो जो पहला संविधान संशोधन था उसमें सिर्फ 7 ही प्रकार के प्रतिबंध की बात की गई। 8वां प्रतिबंध यह जो आपको दिखाई था सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी,
इसे भारतीय संविधान के 16वें संविधान संशोधन में जो 1963 में किया गया था, इस 16वें संविधान संशोधन में इसको जगह दी गई। वाक एवं व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन। कब किया गया? 1951 में किया गया। दूसरा आ गया कि इसके माध्यम से जो प्रतिबंध लगाए गए उसके लिए कौन सा उप अनुच्छेद जोड़ा गया? उत्तर हो जाएगा उप अनुच्छेद 19(2) जोड़ा गया। अगला प्रश्न बनेगा कि जो अनुच्छेद 19(2) जोड़ा गया, उस अनुच्छेद 19(2) में कितने प्रकार के युक्तियुक्त प्रतिबंधों की बात की गई थी? तो 7 प्रकार की गई थी। इसमें कुल कितने युक्तियुक्त प्रतिबंध हैं? तो 8 हैं। फिर 8वां कब आया? तो 8वां लाया गया 1963 में 16वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसमें जोड़ा गया था संप्रभुता एवं अखंडता। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं कि और उसमें 19(2) में और किन किन स्थितियों में राज्य के द्वारा प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। दूसरा इसमें जो प्रतिबंध है वह है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अर्थात राज्य की सुरक्षा। पहला आपने क्या पढ़ा? प्रतिबंध। युक्तियुक्त प्रतिबंध कब लगेगा? तो पहला तो हमने देखा कि राज्य के द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कब लगाया जा सकता है? तो यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता का सवाल हो, और दूसरा कि राज्य की सुरक्षा का सवाल यदि होगा तो राज्य चाहेगी तो आपके वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम कानून बना सकती है। नंबर 3, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। आपको भाषण देने का अधिकार है, आपको व्यक्ति की आजादी है, लेकिन मान लिया जाए कि आपके व्यक्ति की आजादी के कारण से लोक व्यवस्था खराब हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके भाषण देने के अधिकार, आपके व्यक्ति की आजादी को कानून के द्वारा, विधि के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। 3 पॉइंट हम लोगों ने इसमें देखा। पहला पॉइंट देखा सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा देखा हम लोगों ने सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तीसरा देखा पब्लिक ऑर्डर, और देखो सुनो चौथा सुनो। चौथा है डिसेंसी और मोरालिटी, शिष्टाचार, शिष्टाचार या सदाचार। क्या आप अपने माता पिता को गाली नहीं दे सकते हो? आप अपने गुरुजनों को गाली नहीं दे सकते हो? आपको शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार के नियम कानून, वाक की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन वाक की स्वतंत्रता आपको सिर्फ शिष्टाचार या सदाचार के अधीन ही मिलेगी। और इस प्रकार से जो शिष्टाचार या सदाचार है, डिसेंसी और मोरालिटी, यह आपके ऊपर एक युक्त प्रतिबंध इसके माध्यम से लगाया जा सकता है। साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आगे बता दूं आपको, डिफेमेशन, अर्थात किसी व्यक्ति की मानहानि, कि ठीक है आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप कोई भी ऐसा वक्तव्य देते हो
कुछ भी ऐसा कहते हो जिससे उस व्यक्ति का मान मर्दन हो रहा है, तो ऐसे वाक अभिव्यक्ति की आजादी आपको नहीं मिल सकती है। तो मैंने देखो यहां पर आपको बता दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) का संबंध किससे है, पॉइंट वाइज सुन लो। इसका संबंध है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। नंबर 2, इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा भाषण देने की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता, प्रेस को दी गई स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, और कलाकारों को, जितने भी प्रकार के कलाकार हैं उन सभी को अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रोने की स्वतंत्रता, हंसने की स्वतंत्रता, ये सब भी जो भावना की अभिव्यक्ति है, ये सारी स्वतंत्रताएं आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत दी गई है। फिर हम लोगों ने बातचीत की कि क्या कोई भी स्वतंत्रता यदि बिना प्रतिबंध के होगी तो क्या वह दूसरों के लिए बाधा नहीं बनेगी क्या? हम लोगों ने बातचीत की कि निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की दी गई स्वतंत्रता का तब तक कोई मूल्य नहीं हो सकता जब तक कि वह समाज के हिसाब से न हो, समाज में व्यवस्था उत्पन्न करने वाली न हो। आपकी स्वतंत्रता के कारण से दूसरों की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि भारतीय संविधान के पहले संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 19, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया। और यह अनुच्छेद कौन सा है, तो यह अनुच्छेद जोड़ा गया 19(2). किसके माध्यम से, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। इस 19(2) में कुल कितने प्रकार के प्रतिबंधों की बात की गई, तो इसमें कुल 7 प्रकार के प्रतिबंध की बात की गई थी। इसमें कुल 7 प्रकार के प्रतिबंध की बात की गई थी। फिर इसके बाद 16वां संविधान संशोधन जो 1963 में किया गया, इसमें कुल मिलाकर के एक और जोड़ दिया गया, तो यह कुल मिलाकर के हो गया 7 + 1 = 8। 8 प्रकार के प्रतिबंध की बात की गई है। फिर सवाल आया प्रतिबंध कैसा होना चाहिए, उत्तर हो जाएगा प्रतिबंध होना चाहिए युक्ति युक्त प्रतिबंध होना चाहिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, युक्ति उचित प्रतिबंध होना चाहिए। अगला सवाल आएगा यहाँ पर कि यह युक्तियुक्त प्रतिबंध राज्य का कोई निवर्तमान कानून या फिर बनने वाला कानून किन आधारों पर लगा सकता है, तो सबसे पहला क्या आ गया, सबसे पहला आ गया कि राज्य की, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, दूसरा राज्य की सुरक्षा, तीसरा लोक व्यवस्था, चौथा किसी व्यक्ति की अवमानना, पांचवा शिष्टाचार या सदाचार, छठा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात कोर्ट की अवमानना। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 प्रकार के यहाँ पर प्रतिबंधों की बात वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं। यह युक्तियुक्त होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग इस पर जो आगे का सेक्शन है इस पर हम लोग बात करेंगे क्या क्या है, तो शांतिपूर्ण एवं निरायुध सभा करने की स्वतंत्रता, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। 1C में क्या है, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, संगठन, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। फिर है भारत में कहीं भी निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति ये तो अब है नहीं, सॉरी, कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। और इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि 19(1)(a) पर जो प्रतिबंध है उसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में की गई है। 1B पर प्रतिबंध 19(3) में किया गया है, 1C पर प्रतिबंध 19(4) में किया गया है, 1D और 1E पर प्रतिबंध 19(5) में किया गया है और 1G पर प्रतिबंध 19(6) में किया गया है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे
और लास्ट में, सबसे लास्ट में देखेंगे कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, इसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि समय की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, इसलिए हम लोग इसका जो अगला भाग है, यह एक लंबा सेक्शन है, हम लोग अगला भाग है इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने घर परिवार के साथ में रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा।